राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो का हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसमें मैं मैथ का मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट किया है। और ये अपना मॉक टेस्ट कहाँ पे आपको मिलेगा, तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाओगे और वहाँ पे आपको वीडियो का फोल्डर मिलेगा। वहाँ जाकर फ्री में आप ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मॉक टेस्ट नंबर 2 पे हम चर्चा करेंगे। एक टेस्ट हमने ऑलरेडी ले लिया है, आज मॉक टेस्ट नंबर 2 की बात करेंगे। और मॉक टेस्ट नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन आए थे सबके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो बिना सेशन को देर करे हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट 2 में वीडियो के लिए देखने को मिला था। और सभी बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। और हालांकि जो बच्चे नहीं, जिनको नहीं पता, आपके दोस्त वगैरह, उन सबको बताओ कि यहाँ मैथ का मॉक टेस्ट दो। इस चीज़ की गारंटी रहेगी, पेपर का पैटर्न इसी हिसाब से मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। कम मिलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके बहुपद के गुणनफल पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 4x² प्लस वाई स्क्वायर का मान 40 दिया है और x गुना वाई का मान 6 दिया है, तो आपको 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब बहुपद का गुणनखंड आपको पढ़ाया है तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई है कि फॉर्मूले बेस्ड भी बहुपद के गुणनफल पे क्वेश्चन बनते हैं। सर हमसे कह रहा है कि 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे। वर्ग ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे वर्ग पता है। तो मैं कहूँगा सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है सर, a का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, बी वाई है तो y का स्क्वायर, और प्लस 2 गुना a गुना b होता है। बोलोगे जी सर। एक लाइन और लिख देते हैं सर, ये 4x स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, और इनको गुना करें तो 4xy होगा। और इधर हमारे पास पहले से चल रहा है 2x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो जरा गौर करो, कलर पहले करते हैं चेंज। सर इस पूरे का मान तो क्वेश्चन में 40 दिया है, मतलब इस पूरे का मान 40 अवेलेबल है, प्लस 4 को 4 रहने दे, और x गुना वाई का मान क्वेश्चन में कितना अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है, 6 रहने दो। सर इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये 40, ये 6 चौका 24, ये 64 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और यहाँ मेरे पास है 2x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर। जबकि हमें तो सिंपल 2x प्लस वाई का मान निकालना है। तो ये वर्ग इधर वर्गमूल बनेगा, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8। तो हमें पता चला कि सर 2x प्लस वाई का मान निकालना है, तो अपना जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। क्लियर है भाई, ठीक है, देख लो एक बार। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जहां आसान क्वेश्चन है वहां फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे, जहां थोड़ा सा लगेगा कि समझाने की ज्यादा जरूरत है वहां टाइम ले लेंगे। अब ये 4 आपको भिन्न दिए गए हैं, या अनुपात कह लो, कुछ भी कह लो, बात बराबर है। बताना इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो आपको ऐसे के क्वेश्चन के लिए क्या बोला है कि सर सीधा भाग लगाकर दशमलव में वैल्यू निकाल लो। तो मुझे बताओ 5/11 है, बोलोगे जी सर। अगला वैल्यू है 7/12 है, जी सर। अगला वैल्यू 8/13 है, और अगला वैल्यू क्या है, 9/17 है। तो मुझे कुछ नहीं करना, 11 से भाग लगाना, दशमलव लगाते यहाँ 0 आएगा, तो 11 चौका कितना हो जाएगा, 44। यहाँ मुझे दशमलव लगाते ही 0 मिलेगा, तो 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना होगा, 5 बार, 12 पंचे 60। यहाँ दशमलव लगाते ही 0 आ जाएगा, 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना होगा, तो सर 13 6 78, हाँ या ना। फिर मैंने यहाँ दशमलव लगाया, तो सर यहाँ एक 0 आएगा, 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना होगा। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है। बताओ इन सब में छोटा मान कौन सा दिख रहा है सर, 0.4। और 0.4 किसको दर्शाता है सर, 5/11 को। तो अपना सही उत्तर क्या होने वाला है, 5/11। 5/11 क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं था। और ऐसे पैटर्न जो पहले भी देख चुके हो उसमें फिर टाइम नहीं लगाते अपन। अब देखो ये समलम चतुर्भुज का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आपको अगर सिमिलरिटी का रूल पता है, समरूपता का नियम आप जानते हो, तो आसानी से निपटा लोगे, नहीं तो भैया टाइम लग सकता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABCD एक समलम चतुर्भुज है। तो पहले तो आप एक समलम चतुर्भुज बनाओ, और आपके समरूपता के 4 नियम होते हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। इस बात को दिमाग में बैठा के आप रख लो। सर ये ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज ले लिया। फिर क्या कह रहा है, ए बी सी डी के समांतर है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ऐसा कह रहा है। फिर कह रहा है ए बी का मान सी डी का 4 गुना है, मतलब अगर इसका मान मैं 1 रखूं
तो इसका मान 4 रखना पड़ेगा। यही तो दिया है कि ए बी का मान सी डी का 4 गुना है। अगर सी डी का मान मैं 1 रखूं तो ए बी का मान 4 गुना 1 आ जाएगा। बोलोगे जी सर। समलम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को ओ पॉइंट पे काटते हैं, तो विकर्ण यही तो होगा भाई, बताओ हाँ में या ना। ये ओ बिंदु पे काट रहा है तो पॉइंट ओ इसको दे दिया। तो आपको बताना है त्रिभुज डीओसी, डीओसी कौन सा वाला त्रिभुज, मैं कलर कर रहा हूं चेंज सर, ये वाला त्रिभुज। फिर क्या कह रहा है सर, कौन सा दूसरा त्रिभुज कह रहा है, त्रिभुज ए बी ओ, ये वाला त्रिभुज भाई, डीओसी ए बी ओ, इनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। देखो किनके क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज डीसीओ, डीसीओ, और बोल रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ओ, इनके एरिया का रेशियो निकालना है। अब रेशियो तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले एक चीज देखो, और ये चीज मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया था कि जब भी समलम चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को काटे तो जो समांतर भुजा से, जो समांतर भुजा को टच करते हुए त्रिभुज बने, जैसे इस त्रिभुज का आधार क्या है, ये समांतर भुजा, इस त्रिभुज का आधार क्या है, ये समांतर भुजा, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और जो असमांतर भुजा जिसका आधार है वो अलग होता है, वो आपस में क्या होते हैं, समरूप नहीं होते ये, लेकिन समरूप होते हैं। अब कैसे, तो सोच के देखो जरा कि सर ये समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा है, बोलोगे जी सर। सर ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, देखो ये समांतर रेखा ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो सर ये वाला कोण एकांतर कोण होता है जो बराबर होता है, ये कोण एकांतर कोण होता है जो बराबर होता है। तो अगर सर तिर्यक रेखा ये लिया जाए तो ये और ये कोण एकांतर कोण है आपस में बराबर, ये तिर्यक रेखा लिया जाए तो ये और ये एकांतर कोण है आपस में बराबर, और ये इस पॉइंट के विमुख है। तो आपको ये पढ़ाया है ना कि दो लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटे तो ये सिरसा विमुख कोण कहलाते हैं और वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बस ये रूल आपको पता होता तो आप कहते ये सिरसा विमुख कोण है इसलिए बराबर है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप साबित हो गए, कौन से रूल से, तो एंगल 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 से, नहीं कि इस वाले त्रिभुज का प्रत्येक कोण इस वाले त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर है, तो सर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और जैसे ही त्रिभुज समरूप होता है तो सर उनका एरिया का रेशियो कैसे निकालते हैं, तो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। एरिया का रेशियो क्या होता है, उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो संगत भुजा का देखो वैल्यू मुझे पता है सर, एक संगत भुजा ये है, एक 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 भुजा ये है। तो हमें मान बस इस वाले भुजा का पता है, तो मैंने कहा सर डीसी एक संगत भुजा, दूसरी संगत भुजा क्या, ए बी, इसके वर्ग के क्या होगा, बराबर। तो भैया इसका मान मेरे पास 1 है, इसका मान मेरे पास 4 है, 1 का वर्ग किया 1, 4 का वर्ग किया 16। तो मैंने कहा सर इनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वह 1 अनुपात क्या होगा, 16 होगा। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए कि दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर देते हैं। तो संगत भुजा पता था, उनके अनुपात का मैंने वर्ग कर दिया। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन है देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, समझो। कह रहा है एक त्रिभुज डीईएफ में डीपी कोण डी का समद्विभाजक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर के रूल पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको ये रूल मैंने क्लास में भी करा रखा है कि सर अगर मान लीजिए ये एबीसी एक त्रिभुज है और कोण ए का एंगल बाइसेक्टर क्या है, एडी है। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक है। क्या है सर, कोण समद्विभाजक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इनका और इनका रेशियो, किनका किनका सर, ए बी का रेशियो और ए सी का रेशियो हमेशा बराबर होगा इनके और इसके रेशियो के, बी डी रेशियो डी सी के। ये एंगल बाइसेक्टर में आपको पढ़ाया है, कोण समद्विभाजक में आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब वही रूल यहां पे लगाना है। देखो एक त्रिभुज है डी ई एफ, लिख लो भैया, त्रिभुज है डी ई और एफ है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, डीपी कोण डी का समद्विभाजक है। ये कोण डी है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर कौन है, डीपी है, ये लिखा है। ये कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक क्या करता है सर, कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है, यही काम करता है कोण समद्विभाजक। ठीक है, फिर कह रहा है सर इस डी का मान 14 दिया हुआ है। फिर कह रहा है सर इस डी एफ का मान 21 दिया हुआ है, और आपको इस पूरे यहां से यहां तक का मान कितना दिया है सर, 9 सेंटीमीटर दिया है।
तो आपको ये वाला वैल्यू निकालना है, ईपी का मान ज्ञात करना है। रूल क्या लगेगा, तो रूल अपना ये लगेगा, सर इसका और इसका रेशियो इतना और इतने के बराबर होता है। मतलब मैं आपसे कहूं कि डी का रेशियो और डीएफ का रेशियो हमेशा बराबर होगा किसके, ईपी का रेशियो और पीएफ के रेशियो के। बोलो हाँ या ना। या इसको इस तरीके से लिख दूं कि सर डीई बटा डीएफ बराबर होगा किसके, ईपी बटा पीएफ। बोलो हाँ या ना। डी और डीएफ का मान मुझे पहले से पता है, सर डीई का मान 14 है, डीएफ का मान 21 है। मैं इनको अगर सरल करूंगा 7 से 2 बार, 7 से 3 बार, तो मुझे यहां से क्या पता चल गया, तो सुनना मेरी बात को जरा गौर से। सर मुझे ईपी का मान पता है 2, पीएफ का मान पता है 3, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू कितना बनेगा, 5, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर ईएफ आ जाएगा और ईएफ की लंबाई क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर है। तो सर कितना गुना हो जाएगा, तो 9/5 गुना हो जाएगा। हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, सर इस ईपी का वैल्यू पूछ रहा है। तो ईपी का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपने कहा 2, रेशियो का मान कितना सर, 9/5। सर 9 दूनी 18 में 5 का भाग लगा देंगे, इतना सेंटीमीटर पूरा लगाना ही पड़ेगा भाई। 5 से काटा कितनी बार, 3 बार, 5 तिहाई 15, दशमलव लगाया और 5 छक 30। तो आपने कहा सर 3.6 सेंटीमीटर किसका मान होगा, ईपी का मान। ठीक है, तो ये रूल अगर आपको पता होता तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। एक बार देख लो पूरी क्लास। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीजें। 3.6 सेंटीमीटर क्वेश्चन का क्या है सही उत्तर। चलो अगले को देखो। और देखो ज्योमेट्री में आपको रूल ही पता होना चाहिए, रूल नहीं पता है तो मैंने इतने रूल आपको पढ़ा दिए हैं ना कि पेपर में जाओगे तो एग्जामिनर उससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए कि उससे ज़्यादा नहीं कुछ पूछा जाएगा। क्या कह रहा है, ए और बी ने 5 वर्ष के लिए साझेदारी की, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया। व्यवसाय की शुरुआत में उन्होंने 36,000 और 58,000 निवेश किया। 5 वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना है, सर 94,000 है। तो सर ए भी 5 वर्ष तक बिजनेस में है, बी भी 5 वर्ष तक बिजनेस में है। इसका मतलब क्या है, सर लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है। समय अपना फिक्स है, तो जो लाभ का रेशियो होगा वही पूंजी का रेशियो, जो पूंजी का रेशियो वही लाभ का रेशियो। तो आपने कहा सर ए और बी 2 व्यक्ति है, इनकी पूंजी है सर 36,000 और इसकी पूंजी है सर 58,000। जो पूंजी है वही मेरा लाभ हो जाएगा, क्योंकि समय अपना क्या चल रहा है सर, फिक्स चल रहा है कि ये भी 5 साल के लिए, ये भी 5 साल के लिए। तो सरल कर लो सर। सर ये 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 2 से मैंने काटा सर ये 18 बार और 2 से मैंने काटा ये 29 बार। तो लाभ का रेशियो कितना आया, 18 और 29। सर टोटल कितना हो जाएगा, तो इनको जोड़ना पड़ेगा, 7 और 3 और 1 कितना, 4, 47। और क्वेश्चन में टोटल लाभ कितना दिया है सर, 94,000 दिया है। बोलो हाँ या ना। साफ साफ 47 का 2 गुना 94 होता है, इस पर 3 जीरो बैठा दो। अब किसका हिस्सा पूछ रहा है, बी का। तो बी का हिस्सा कितना है, 29, 29 में 2,000 का गुना कर दो। तो आपने कहा सर 58,000। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं था। अगर समझदार होते तो आप समझ जाते कि अगर समय मेरा फिक्स है तो जो पूंजी होगा वही मेरा लाभ होगा। बोलो हाँ या ना। तो आप कहते ए की पूंजी 36,000 है तो ए को लाभ भी 36,000 का मिलेगा। बी की पूंजी 58,000 है तो इसका लाभ भी 58,000, क्योंकि भैया इनको जब मैं जोड़ता हूं, तो 94,000 के बराबर ही आ रहा है। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि दोनों पूंजी को जोड़ो, वो भी 94,000, लाभ भी 94,000, तो सीधा सीधा आप 58,000 पर टिक लगा सकते थे। समझ गए, तो नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती थी। चलो आगे देखो, छठे को देखो। अब ये चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन है और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। देखो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष है ना, शीर्ष कौन से, ये वाले, ये जो चारों शीर्ष है ना, ये वृत्त की परिधि पर हो, तो ABCD क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज है तो ध्यान रखना आमने सामने मिलाकर 180 होगा, या आमने सामने का कोण मिलाकर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब एक चतुर्भुज बनाओ, वृत्त बनाओ, और चक्रीय चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त पे होना चाहिए। PQ वृत्त का व्यास है, तो मैंने मान लिया ये P है, ये Q है और ये सेंटर है, क्योंकि व्यास सेंटर से होके ही गुजरता है, तो ये P और Q है। आगे मुझे R भी लेना है, तो मैंने कह दिया ये R पॉइंट है और ये मेरे पास क्या है, S पॉइंट है।
तो ये मेरा चक्रीय चतुर्भुज बन गया जिसके चारों शीर्ष कहाँ है, वृत्त के परिधि पर है। ठीक है, अब कह रहा है कोण आर पी आर, आर पी क्यू, सॉरी आर पी क्यू, मतलब इसको इससे मिला दो, आर पी और क्यू, ये वाला कोण क्वेश्चन में 23 डिग्री दिया हुआ है, दिख लगा ना, आर पी क्यू। ठीक है, हमसे बोल रहा है पी एस आर, पी एस आर, ये वाला कोण हमें निकाल कर लाना है। ठीक है भाई, अब एक रूल और होता है, वो रूल क्या होता है, वृत्त के अंदर ध्यान रखना कि अगर वृत्त का कोई व्यास है, तो ये केंद्र से होकर गुजरा है, मान लो ए बी वृत्त का व्यास है, इसके द्वारा परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए कि वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, कलर में कर रहा हूं चेंज, बस यहां देखो सर, ये व्यास है और ये परिधि पर हमने कोण बनाया है क्या, तो ये वाला कोण 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, बोलोगे जी सर। अगर ये 90 डिग्री होगा तो इस वाले त्रिभुज को जरा गौर से देखो, ये 90 है, ये 23 है, तो इसको कितना रखना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 180 माइनस इन दोनों का जोड़, कितना, 113 डिग्री, बोलोगे यही तो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सर इनको अगर मैं घटा दूं तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 67 डिग्री का, 67 डिग्री का बनेगा। और हमसे तो ये वाला पूछा है, और आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण मिलाकर 180 डिग्री बनाता है। तो अगर ये 67 है तो ये क्या होगा फिर, 180 माइनस 67, और अगर 180 माइनस 67 करूंगा तो वैल्यू कितना मिलेगा, 113 डिग्री। बोलो हाँ या ना। तो अपना जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, 113 डिग्री। ये बात आपको पता होनी चाहिए क्या, कि सर ये वाला कोण और ये वाला कोण आमने सामने है, मिलाकर 180, कोण डी कोण बी 180। चक्रीय चतुर्भुज में होगा कोण ए कोण सी मिलाकर 180। ठीक है भाई, तो रूल पता है तो आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कहने का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका परिमाप आपको दिया है, और कह रहा है जो इसका आधार है ना, प्रत्येक समान भुजा का 1/1/4 गुना, 1/1/4 गुना का मतलब 5/4 गुना है। तो इसके आधार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखो भाई, ये भाई मान लो ABCD एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, मान लिया ये दोनों भुजा बराबर है, ये A है तो ये भी A है, तो आधार क्या होगा इसका, 5/4 गुना, यही तो कह रहा है। क्योंकि सर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 5/4 ही तो होगा। तो क्या कह रहा है, आधार प्रत्येक समान भुजा का 5/4 गुना, और परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो जोड़ो ना, A और A कितना होगा, 2A, प्लस ये वाली भुजा कितनी है, 5/4 है, और ये सब मिलाकर कितना दिया है, 91 दिया है। ठीक है, अब सॉल्व कर लो सर। सर ये 4 दूनी 8, 8 और 5 13A/4 बराबर कितना, 91। 13 से कितनी बार, 7 बार, तो ए का मान कितना आ गया सर, 7 चौका 28 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है, आधार की लंबाई, हमसे आधार की लंबाई पूछा है। तो सर आधार मेरा क्या है, आधार मेरा है 5/4 गुना ए, तो सर ए का मान कितना है, 28, 4 से कितनी बार, 7 बार, तो आपने कहा 35 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा देख लेना, भटकाने के लिए 28 भी ऑप्शन में है, गलत मत कर देना। सही उत्तर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतने आसान भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। अगले को देखो, अब ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, समझना है बस इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में डाला गया। तो सर इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा एक घनाभ है, आयताकार टैंकर का मतलब घनाभ है, उसमें क्या किया गया, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला ठोस घन डाला गया। आगे क्या कह रहा है, कंटेनर जिस कंटेनर में डाला गया वो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है, मतलब पहले से थोड़ा बहुत उसमें पानी है उस आयताकार कंटेनर में। यदि घन पूरी तरह उसमें डूब गया, जो पानी था ना उसमें घन डालते ही पूरी तरह डूब गया, तो जैसे ही पानी में कुछ डालोगे तो पानी का स्तर भी तो बढ़ता है, तो कुछ पानी का स्तर बढ़ा होगा। तो आपसे यही पूछ रहा है जल का स्तर कितना बढ़ा है, ये बताओ। अब थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि सर ये मेरा अपना घन है, देखो जरा, घनाभ मान लो, ये अपना क्या है सर, घनाभ है, आयताकार टैंकर ऐसा ही तो होगा, घनाभ है।
लंबाई सर कितनी है इसकी? सर 16 है। ये चौड़ाई होता है सर, चौड़ाई कितनी है? 8 है। और सर ऊंचाई कितनी है सर? 15 है। यही तो कह रहा है, लंबाई ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है, ठीक है। अब ये पहले से पानी से थोड़ा बहुत भरा हुआ है, पानी से ये भरा हुआ है, मान लो ये कंटेनर पानी से भरा हुआ है। इसमें तुमने घन डाल दिया, क्या डाल दिया तुमने? घन डाल दिया। लो भाई एक घन डाल दो इसमें, ठीक है। घन डालते ही पानी का स्तर बढ़ गया। अब मान लो पानी का स्तर यहां तक चला गया, तो भैया यहां से यहां तक की ऊंचाई आपको निकालनी है h, कि पानी का स्तर कितना बढ़ा है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, जब तुमने घन को डाला तो घन से पानी का स्तर जितना बढ़ा, जितने एरिया में घनाभ के, ये जो आयताकार टैंकर है उसके जितने एरिया में जितना स्पेस छेका होगा पानी, उतना ही तो उस घनाभ का आयतन होगा। घनाभ का आयतन क्या होगा? तो सर पानी जितना होगा इस टैंकर में उतना ही तो घनाभ का आयतन होगा। किसके कारण? घन के कारण। पूरे घनाभ के आयतन की बात नहीं कर रहा, पूरे घनाभ के आयतन की बात करूंगा तो 16 गुना 8 गुना 15 होगा, यही तो आयतन होगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि सर जैसे ही घन डाला तो पानी का स्तर कुछ बढ़ा, तो पानी का स्तर जहां तक बढ़ा होगा उतना ही तो घनाभ का आयतन होगा। बोलोगे जी सर। इसका मतलब क्या है कि सर घन के कारण घनाभ का आयतन है, जितना घन का आयतन उतना ही घनाभ का आयतन। अच्छा सर घन का आयतन क्या होता है? तो सर भुजा का घन होता है। भुजा कितना दिया है? 8। तो आप कहोगे सर घन का आयतन 8 गुना 8 गुना 8। ये घन के आयतन की बात कर रहे हैं, और ये किसके आयतन की बात कर रहे हैं? घनाभ के आयतन की बात कर रहे हैं, ठीक है। घन का भुजा 8 है तो आयतन क्या होगा? 8 गुना 8 गुना 8। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो सर लंबाई तो मुझे 16 पता है, चौड़ाई मुझे 8 पता है, लेकिन ऊंचाई कितना बढ़ा है ये नहीं पता, ये निकालना है। टोटल ऊंचाई तो 15 है, वो तो पूरे घन आयताकार कंटेनर का आयतन निकलेगा उससे। लेकिन भैया घनाभ के कारण कितना आयतन रहा घन का, उस पर डिपेंड हो रही है बात है। तो h, अब यही h का मान निकालना है, निकाल दो। 8 से 8 कट गया, 8 से ये वैल्यू 2 बार और 2 से ये वैल्यू 4 बार। तो पानी का स्तर कितना बढ़ा था सर? 4 सेंटीमीटर बढ़ा था। और यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा? सही उत्तर। बस थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था और ज्यादा कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है भाई। चलो अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 को क्या कह रहा है? PQR एक समबाहु त्रिभुज है तथा त्रिभुज PQR का केंद्रक है। देखो केंद्रक A है। अब केंद्रक बनता किससे है? तो पहले ये समझ लो सर, ये एक त्रिभुज है ABC। अब इसकी माध्यिका ले लो, जैसे एक माध्यिका मैंने AD ले लिया, दूसरा माध्यिका मैंने BE ले लिया, और तीसरा माध्यिका मैंने क्या ले लिया? CF ले लिया। ये जहां जिस बिंदु पर मिलते हैं यही इसका क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। ये चीज आपको बता रखा है। अगर मान लो इसका केंद्रक मैं O मान लेता हूं, तो इसमें रिलेशन क्या होता है सर? A से O तक का और O से D तक का रेशियो, साथ साथ में B से O तक का और O से E तक का, साथ साथ में C से O तक का और O से F तक का रेशियो क्या होगा? 2:1 होगा। कहने का मतलब किसी भी त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 में बांटती है, तो ये माध्यिका है तो ये पूरा माध्यिका 2:1 में बटेगा। ये रूल पता होना चाहिए आपको। अब पता है तो इसको सीधा सीधा सॉल्व करो। सॉल्व कैसे? तो देखो, आपसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्या नाम है सर? PQR, एक समबाहु त्रिभुज है। फिर क्या कह रहा है? इसका केंद्रक A है, तो यहां पे कहीं कोई केंद्रक रहा होगा, और इसको यहां तक मिला दो। ये पूरा PD ले लेता हूं कि भैया PD एक माध्यिका है, तीनों माध्यिका इस बिंदु पर मिली होगी तो इसको केंद्रक का होगा। तो आपको पता है सर इनके बीच रेशियो कितने का चलता है? 2:1 का, ये आपको पता है। फिर कह रहा है जो त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी है सर? 12 है। ये 12, ये 12 और ये कंप्लीट भी 12 ही होगा क्योंकि समबाहु है, ठीक है। तो आपको PA की लंबाई ज्ञात करनी है, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, क्या ये PD इसकी ऊंचाई हो गई इस त्रिभुज की? बोलोगे जी सर। तो अगर PD ऊंचाई है, सुनना मेरी बात को बहुत गौर से, तो ऊंचाई का फॉर्मूला समबाहु में आप क्या जानते हो सर? √3/2 गुना भुजा, और भुजा मुझे पहले से पता है 12, तो मैं 2 से काट दूंगा। सर यह कितनी बार? 6 बार। तो मैं कह सकता हूं कि सर ऊंचाई कितना होगा? 6√3 होगा। P से D तक की लंबाई। लेकिन हमसे तो P से A तक की ही लंबाई पूछ रहा है। बोलोगे जी सर। तो P से A तक की लंबाई कितनी है? 2। टोटल कितने में से? 3 में से। और गुना किसका करोगे?
6√3 का, बोलो हाँ या ना। 3 से काट दिया यह वैल्यू 2 बार, तो आपने कहा सर 2 में 2 का गुना 4 √3। 4√3 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। तो अगर आपको बेसिक बेसिक रूल नहीं पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। रूल पता है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा चीजें गलत हो सकती है। ठीक है, अन्यथा चीजें क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो आपको घनाभ का आयतन निकालना है। अब बताओ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है, मतलब लंबाई मेरे पास 6x है, चौड़ाई 3x है और ऊंचाई क्या है, 2x है। आपको पता है कि अगर मैं टोटल सरफेस एरिया घनाभ की बात करूं तो क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और लंबाई गुना ऊंचाई। इसका वैल्यू मुझे पहले से क्वेश्चन में 1800 है, बराबर 2। अच्छा, लंबाई कितना है 6, चौड़ाई कितना है 3, तो 6x और 3x करेंगे तो मैं कह सकता हूँ 18x²। बोलोगे जी सर। फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 3 दूनी कितना 6 और साथ में x²। फिर इनका इससे गुना, तो आपने कहा सर 6 दूनी 12 और x²। क्लियर है ना, x कहाँ से आ गया, अनुपात के मान को x मान लिया। अब इनको जब मैं सॉल्व करूंगा सर, 2 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा, 900 बार। और यहाँ इनको अगर जोड़ा जाए तो 12 और 6 कितना होता है, 18, 18 और 18 36 x²। थोड़ा और कटापीटी करो सर, 9 से यह वैल्यू 100 बार कट जाएगा और 9 से यह वैल्यू 4 बार कटेगा, तो मेरे पास बचेगा 100/4। कहने का मतलब और सरल कर दूं तो 4 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो x² का मान अगर 25 है तो x का मान 5 आएगा। ये आपको समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि सर वर्ग इधर वर्गमूल में बदलेगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। हमसे बोला आयतन निकालो, तो सर आयतन के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना होगा, तो आपने कहा सर 6 में 5 का गुना 30। चौड़ाई कितना होगा, तो सर 3 में 5 का गुना 15। और ऊंचाई कितना होगा, तो सर 2 में 5 का गुना कितना, 10। बस सबको गुना कर दो, 30 गुना 15 गुना कितना, 10। 15 × 45 और 45 पे 2 जीरो बैठा दोगे, इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा इसका आयतन। क्लियर है, तो फॉर्मूला पता है तुरंत हो जाएगा, नहीं तो टाइम लग सकता। अब अगले को देखो। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना, देखते टिक लगा दोगे। सर पहली 50 घनात्मक सम संख्याओं का औसत निकाले, तो जब शुरुआत स्टार्टिंग से हो जाओ, पहली 50 का मतलब सम संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 2 से, और वहां से 50 तक की सम संख्याओं का अगर आपसे औसत पूछे तो औसत निकालने का सिंपल सा तरीका क्या बताया आपको, कि जितनी भी संख्या है उसमें 1 जोड़ दो। तो आपने कहा सर संख्या 50 की बात हो रही है, उसमें 1 जोड़ दो, 51 क्या होगा इसका औसत। क्लियर है। अगर यही प्रथम 50 प्राकृतिक होता, नेचुरल नंबर होता, तो आप क्या कहते, n+1/2, डायरेक्ट एवरेज आ जाता। अगर यही विषम होता तो आप क्या कहते, n, मतलब 50 अगर प्रथम 50 विषम संख्या का औसत, तो वही हो जाता जिसका बोल रहा है आपको, 50 का बोल रहा है तो 50 ही हो जाता। ठीक है, तो ये वाली बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी थी। अगले को देखो, 12 नंबर को। अब क्या कह रहा है, n में क्रमशः 12.5% और 16% की वृद्धि की जाए, n का मान 400 है, तो कितने रुपए की वृद्धि हुई ये बताना है। तो बताओ कितने कितने की वृद्धि हो रही है सर, 12.5% और 16%। तो 12.5% को आप भिन्न में भी तो तोड़ सकते हो सर, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, बता रखा है। और सर 16% को जब मैं भिन्न में तोड़ूंगा तो 4/25 होगा। कैसे, 16/100, 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25 बार। इसका मतलब क्या है कि सर पहले संख्या 8 थी, अब 1 बढ़कर कितनी हो गई, 9। यहां संख्या पहले 25 थी, अब कितनी बढ़ गई सर, 4, तो कितनी हो गई, 29। इनको जब मैं गुना करूंगा तो यह वैल्यू तो कितना बनेगा, 25 8 200। और इनको गुना करूंगा, 9 में 9 का गुना 81, 8 बचेगा, 9 दूनी 18 और 8 कितना, 26। क्वेश्चन में कह रहा है एन का मान, मतलब पहले ये एन है ना, ठीक है, और ये वृद्धि के बाद मान है, ये वृद्धि के बाद एन का मान है। बोलोगे जी सर। तो सर n का मान यहाँ 200, क्वेश्चन में कितना दिया है सर, 400 दिया है। कितना गुना हो गया सर, 2 गुना हो गया। हमसे क्या पूछा, कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो बताओ पहले से कितना बढ़ रहा है, दिख रहा है क्या आपको, सर पहले 200 था, अब 261 है, तो 61 रुपया बढ़ गया, इसी का मान पूछ रहा है। तो सर रेशियो का मान 2 गुना, तो 2 गुना कर दो, सर 122 रुपया पहले से बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, तो ज्यादा हार्ड नहीं था। अगले को देखो।
अब ये भी बहुपद वाला क्वेश्चन है। सर a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर a प्लस बी प्लस सी, अगर इसका होल स्क्वायर निकालना है ना, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुना ए बी बी सी और सी ए। भाई बात समझ में आ गया? मैंने स्क्वायर ही क्यों किया? क्योंकि सर यहां स्क्वायर दिख रहा था। ठीक है, अब जिसका मान दिया है उसको पुट कर दो, कलर करो चेंज। सर ए बी सी का मान 13 दिया है, इन तीनों का योग, तो 13 का स्क्वायर। इसका मान तो हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है सर। और मुझे बताओ भाई, ये 2 का 2 रहने दो, इस पूरे का मान कितना दिया है सर? 54 दिया है। तो अगर मैं इसका मान निकालना चाहूं, किसका मान निकालना चाहूं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या करना होगा सर? 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसमें से इनको गुना करके घटा दो। तो सर इनको गुना करोगे तो 108 होगा ना, 54 का 2 गुना 108 होगा। ये 108 इधर जाएगा, माइनस में आएगा, तो 169 में से 108 घटा दो। सर घटाते ही वैल्यू बना, ये तो 1, ये तो 6, 61। 61 अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। तो ये बहुपद के गुणनखंड पे क्वेश्चन थे। चलो अगले को देखो। सर ये 14 नंबर देखो। अब ये अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाला है। और डिस्काउंट वाले में मैंने आपको ये तो यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है कि अगर अंकित मूल्य वाले अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप देखोगे 70% क्वेश्चन है ना इसी फॉर्मूले से हो जाते हैं, इसी लॉजिक से कि सर 100 में से अगर छूट घटाए तो क्रय मूल्य, और 100 में अगर लाभ जोड़ दे तो अंकित मूल्य का रेशियो निकल कर आता है। ये हर एक को पता होना चाहिए। इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, डिस्काउंट के अंदर लगभग 70% क्वेश्चन इसी से बनते हैं। अब क्या कह रहा है सर? 1200 रुपये का क्रय मूल्य का रेडियो है, 1200 क्रय मूल्य का रेडियो का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए जिसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे और दुकानदार को 25% का लाभ हो। तो छूट के साथ लाभ देते ही आप पहले सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लो। कैसे निकालोगे? 100 में से छूट घटाया, मतलब 100 में से 20 घटाया तो 80 तो क्रय मूल्य होगा, और लाभ अगर 100 में जोड़ दोगे, 25 अगर जोड़ दिया, क्योंकि 25 का ही तो लाभ है, तो 125 क्या होगा? अंकित मूल्य होगा। इनको चाहो तो आप सरल भी कर सकते हो, चाहो तो वैसे ही रहने दो, ये सब आपकी इच्छा पर डिपेंड है। चाहो तो सरल करोगे 16 बार, और इनको काटोगे सर कितनी बार? तो सर 25 बार। नहीं, 5 से काट दिया इसको 16 बार, 5 से 25 बार। इस 16 का मान क्वेश्चन में 1200 दिया हुआ है, तो सर 16 से कितनी बार कटेगा? तो 12 सतह 12 छक तो कितना हो, सॉरी 16 का पहाड़ा पढ़ना होगा, 16 छक 96 होता है, और 16 सतह कितना होता है? 112। कितना बचेगा सर? 8 और 0 80, तो 16 पंचे 80। ये अगर 75 गुना है तो अंकित मूल्य भी 75 गुना होगा। अब 75 का गुना कर दो। सर 75 का अगर 2 गुना करे तो 150 होता, और 1 0 बैठा दे। 75 का 5 गुना 25, और 35 2 37, जोड़ लो 5 7 8 1, तो आपने कहा 1875 कि अगर किसी रेडियो का क्रय मूल्य 1200 रुपया है तो अंकित मूल्य 1875 रुपया रखेंगे ना, तब 20% की छूट देने पर 25% का लाभ होगा। तो अपना सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1875। ये ज्यादा आसान था। ठीक है, रूल पता है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगले को देखो सर 15 को। क्या कह रहा है? एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% 42% अधिक अंकित करता है। वो अपना माल अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, तो लाभ परसेंट निकाले। तो देखो कॉमन सी बात है, 3 चीजें होती है, खरीदने वाला मूल्य, लिखा हुआ मूल्य, और बेचने वाला मूल्य। मैंने मान लिया कि खरीदा अगर 100 में होगा, तो कह रहा है 42% अधिक अंकित किया है, मतलब खरीद के अगर 100 में लाया है तो 42% बढ़ाकर लिख दिया है। तो आपने कहा सर 100 में अगर मैं 42% बढ़ा दूंगा ना, तो 142 रुपया लिख दूंगा। अब क्या कह रहा है? इस 142 में लिखने के बाद 15% का छूट दिया है, तो सर विक्रय मूल्य क्या होगा? 142 गुना 15 का छूट, तो 100 में से 15 कम करो, 85/100। हमसे पूछ रहा है लाभ, तो लाभ के लिए हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को देखना होगा। तो पहले इस पूरे को सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका 142 में फटाफट 85 का गुना कर दो, और 2 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव बैठा देना, क्योंकि 100 का भाग लगाना है। करो सर 10, 5 चौका 20, और 1 कितना 21, 5 और 2 कितना 7, 8 दूनी 16, 32 और 1 कितना 33, 8 और 3 11,
सर ये 0, ये 7, ये 10, ये 2 और ये 1। तो सर इन दोनों को गुना किया तो 12,070 आया। 100 का भाग लगाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव, मतलब जब मैं इनको सॉल्व करूंगा ना तो 120.70 आएगा। तो मुझसे पूछ रहा है लाभ कितने का हुआ, तो क्रय मूल्य 100 का है। विक्रय मूल्य कितने का है सर, बी 120.70, तो सर लाभ कितने का हो रहा है, 20.70। और चूंकि 100 पे हो रहा है तो सर इतने ही परसेंट का क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि 100 से जितना बढ़ेगा उतना ही परसेंट का लाभ होगा। तो 100 से कितना ज्यादा है, 20.7। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है निकटतम पूर्णांक बताओ, तो सर इसके निकट में क्या दिख रहा है, 21 ही तो दिख रहा है। 20.7 के नजदीक कौन सा होगा, 21 ही तो होगा, 35, 42, 27 तो नहीं होगा। और हमसे कह रहा है कि लगभग में निकटतम मान बताओ, तो 20.7 के निकटतम में क्या होगा सर, सर इसके नजदीक में 21% होगा। तो 21% अपने क्वेश्चन का क्या है, सही उत्तर है। चलो अगले को देखो, 16 को। क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात इतना है। मतलब बॉय की बात कर रहा है और कह रहा है बॉय और गर्ल इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। बॉय का रेशियो 7 है, बॉय और गर्ल का 17 है। तो बताओ आप में से हर एक बच्चा बता सकता अगर बॉय 7 है, अगर बॉय 7 है, ये दोनों मिलाकर 17 है, तो गर्ल को 10 होना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, तभी तो 10 और 7 17 होगा। आगे क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या 1099 है। मतलब इस 7 का मान कितना है सर, 1099। जरा काटा पीटी करे, 7 एकम 7 होगा, 3 और 9 होगा, 7 पंचे 35 होगा, 4 और 9 होगा, 7 सते 49 होगा। रेशियो का मान 157। हमसे क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या बताएं, तो सर गर्ल्स का नंबर कितना है, 10 है। रेशियो का मान कितना है, 157 है, गुना कर दीजिए 1570। 1570 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगले को देखो, 17 को। क्या कह रहा है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंक से 19% कम है। एक सैम है, एक पीटर है। अगर पीटर को 100 मिला तो सैम को 19% कम कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। यही तो कहना चाह रहा है। आगे क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम से कितना अधिक है। तो सर सैम से कितना अधिक है, सर 19 अधिक है। इसी का परसेंटेज वैल्यू बताना है। 19 अधिक है 81 से, गुना कितना, 100। कटने वाला तो दिख नहीं रहा, मतलब 1900/81% होगा। लेकिन ऑप्शन में तो पूरा एग्जैक्ट बताना है, तो आपको भी काटना पड़ेगा। अब देखो काटना कितना आसान है, बोलोगे कैसे, सर 190 को पहले काटेंगे 81 से, तो 80 दूना 160, 80 तिया तो 240 हो जाएगा। तो सर 2 बार में जाएगा। तो सर 81 का 2 गुना कर दे, तो 80 का 2 गुना 160, 2 और जोड़ दो 162। 190 में से 62 घटाओगे 28 बचेगा, और एक जीरो और है। अब ये 280 है, ये 81 है, तो 81 का पहाड़ा 3 बार ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 बार पढ़ोगे तो 80 चौका कितना हो जाएगा, 320। जबकि ये 320 से कम है, तो सर 3 बार ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये वैल्यू 81 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। और 23 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो इसके बाद काट के टाइम खराब मत करो, ऑप्शन देख लो और सोच लो कि भैया इतनी बार में ही कट जाएगा। क्योंकि 2 के बाद 3, 2 तो सब में था, अब 2 के बाद 3 बार कटेगा, 8 बार कटेगा, 2 बार कटेगा या 1 बार कटेगा, यही चेक करना था। मैंने देखा 3 बार कटेगा, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, आगे काटने की जरूरत नहीं थी। चलो भाई अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 13,000, 5 वर्ष में 15,000, तो दर बताओ। भैया साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, तो भैया कैसे मिश्रधन मिलता है, तो आपको बताओ। मूलधन में अगर 3 साल का ब्याज जोड़े तो मुझे मिश्रधन कितना मिल रहा है, 13,000। बोलो हाँ या ना। और उसी मूलधन में 5 साल का साधारण ब्याज जोड़े तो कितना मिश्रधन मिल रहा है, 15,000। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्षों में मूलधन 13,000 हो गया, 5 वर्षों में मूलधन 15,000 हो गया। मतलब मूलधन प्लस 3 साल का ब्याज 13,000, मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज 15,000। तो बताओ इसमें से इसको घटा देता हूं। अगर मैं घटा दूंगा तो 15,000 में से 13,000 घट के कितना आएगा, 2,000। 5 साल में से 3 साल जाएगा तो कितने साल बचेंगे, 2 साल, और मूलधन से मूलधन तो कट जाएगा। तो सर ऐसा ही मेरे पास कितना आएगा, 1,000। कितने साल का, सर 1 साल का।
2 साल का 2000, 2 से काट दिया, 1 साल का 1000। तो सर मूलधन निकाल सकते हैं? जी सर निकाल सकते हैं। सर टोटल मिश्रधन 13,000 है 3 साल का। अगर इस 13,000 में से मैं 3 साल का ब्याज घटा दूं तो मूलधन आ जाएगा। सर 1 साल का ब्याज अगर 1000 है तो 3 साल का ब्याज 3000 होगा। तो मेरे लिए मूलधन कितना है सर? 10,000। मैं चाहता तो यहां से भी मूलधन निकालता, वही होता। यहां से कितने साल का ब्याज घटाना होता? 5 साल का। 1 साल का 1000 तो 5 साल का 5000, तब भी 10,000 आता। हमसे बोल रहा है रेट निकालो, तो रेट कैसे निकालोगे? ऊपर आपने ब्याज लिया 1 साल का 1000, नीचे आपने मूलधन लिया कितना? 10,000, और गुना किसका करोगे? 100 का। 2 4 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा? 10%। 10% इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये क्या है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखो कैसा क्वेश्चन है। कह रहा ए अकेले किसी कार्य को 120 दिन में करता है, ए और बी मिलकर 72 दिन में करता है। अकेले काम करते हुए बी कितने दिन में कर सकता है? तो बहुत आसान है। देखो ए को 120 दिन लगा, ए और बी को टोटल 72 दिन लगा। हमको बताना है बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो ऊपर काम, नीचे बी की क्षमता, भाग लगा देंगे, आंसर आएगा। सर ये समय है, समय का लैसे लेते ही काम आता है। तो 120 और 72 का लैसे 360 ले ले क्या? 12 या 36 और 72, हाँ ठीक है। बताओ 120 से यह कितनी बार कटेगा? सर 3 बार, तो इसकी क्षमता 3। 72 से यह कितनी बार कटेगा? 5 बार, तो इसकी क्षमता कितनी? 5। मतलब ए की क्षमता 3 है, ए और बी की कितनी है? सर 5 है। अब मुझे एक बात बताओ, सर ए की क्षमता 3 मुझे पता है, ए और बी मिलाकर 5 है, तो बी का वैल्यू 2 रखना होगा, तभी तो जोड़ कर 3 और 2 5 बना पाएंगे। बोलोगे जी सर, तो बी की क्षमता 2 पता हो गई। बी के लिए काम उतना ही है 360, क्षमता इसकी कितनी है? 2। 2 से काट दो इसको, कितनी बार? 180 बार। तो आपने कहा बी अकेला अगर पूरा काम करे तो 180 दिन में क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलो अगले को देखो, 20 को। पी अकेले किसी कार्य को 3 घंटे में करता है, क्यू अकेले 6 घंटे में करता है। दोनों साथ मिलकर उस काम को x मिनट में कर देते हैं, तो x का मान बताना है। देखो भाई कितना आसान है। P को कितने घंटे लगे? 3 आवर्स लगे। Q को कितने घंटे लगे? 6 घंटे में लगे। सर ये समय है, इनका लैसे लेते काम आ जाएगा 6। क्षमता क्या होगी? 3 से काटा 2 बार, 6 से काटा 1 बार। अब दोनों को अगर मिला दिया जाए P और Q को, तो यही 6 काम कितने समय में होगा? तो सर इन दोनों की क्षमता कितनी है? इसकी 2, इसकी 1, 3। 3 से भाग लगा दो। 3 से भाग लगाते ही कितने घंटे आ गए? 2 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा ना कि दोनों साथ मिलकर x मिनट में करता है, मतलब ये जो घंटे हैं इसको मिनट में बदलने होंगे। तो सर 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 120 मिनट। तो सर x का मान 120 होगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई, चलो आगे के देखो 21 को। अब देखो ये सीआई का क्वेश्चन है, जिसमें पहले वर्ष का दर 4% लगाना है, दूसरे का 5, तीसरे का 6, और आपको मूलधन दिया है 10,000, तो 3 वर्ष का सीआई निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पूरे मेथड से करो। मेथड क्या होगा तो सुनना, बस आपको ये चीज तो पता होगा कि सर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है सर, 3 की बात हो रही है। एक, पहले साल 4% का ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल 5% का ब्याज मिल रहा है, और ये तीसरे साल 6% का ब्याज मिल रहा है। यही तो दिया है। सर 10,000 का 4% निकालेंगे 400 आएगा, 10,000 का 5% निकालेंगे 500 आएगा, और 10,000 का 6% निकालेंगे 600 आएगा। लेकिन ये जो ब्याज आया है ये तो मूलधन पे आया है, और मूलधन पे जो ब्याज मिला है वो मेरा साधारण है। तो मैंने कहा ये भी साधारण, ये भी साधारण, ये भी साधारण, लेकिन हमें तो चक्रवृद्धि चाहिए। अब मुझे पता है कि पहले साल का जो साधारण होता है वही चक्रवृद्धि होता है, लेकिन दूसरे साल का चक्रवृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे? सर मूलधन पे ब्याज ले लिया, अब इससे पहले जो ब्याज है, इससे पहले कितने का ब्याज है? 400 का ब्याज है, इस पे भी ब्याज लगाएंगे। और कितने का लगाएंगे? तो सर जिस साल का निकालना है उसी साल का रेट लेंगे, 5% का। तो जैसे ही 5% 400 का निकालोगे ना, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये समझ गए? क्लियर है?
कि 400 का 5% कितना आ गया, 20 आ गया। अब तीसरे साल मूलधन के ऊपर ब्याज तो कितना है, 600 है। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे तो यहां टोटल ब्याज कितने का मिल रहा है इससे पहले, तो 5 4 9 और 20, 920 रुपए का। अब इस 920 पर कितने का रेट चलेगा, 6 का चलेगा। सर 0 से 0 हटाओ और इनको गुना कर लो, 6 दूनी 12, 9 छक 54 और एक कितना 55, और एक अंक बाद दशमलव बैठा दो क्योंकि 10 का भाग लगाना है। ठीक है, तो ये मुझे मिला तीसरे साल का सीआई 600 प्लस ये, दूसरे साल का सीआई मिला 500 प्लस ये, और पहले साल का सीआई ये मिला। सबको जोड़ दो, तो चलो सबको जोड़ना शुरू करते हैं। 600 और 400, 1000 और 500, 1500 और 20, 1520, और प्लस कितना सर, 55 रुपया और 20 पैसा, 55 रुपया और 20 पैसा जोड़ो। ये 5, ये 7, ये 15 और ये 1, तो 1575 रुपया 20 पैसा कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। यही अपने 3 साल का क्या होगा, सीआई होगा। ये पहले साल का सीआई, ये दोनों जोड़ोगे दूसरे साल का सीआई, और ये दोनों जोड़ोगे तीसरे साल के आई, सबको जोड़ोगे 3 साल का सीआई। चलो अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 22। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 6 मिनट में 900 मीटर लंबी सड़क पार करता है, समय दिया है, दूरी दिया है, चाल निकाल लोगे, बोलोगे जी सर। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। लेकिन मुद्दा यह है कि दूरी 900 मीटर है, तो समय यहां 60 मिनट है, इसको सेकंड में लेना होगा। तो कितना सेकंड लोगे, 360 सेकंड, क्योंकि मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 का गुना करना होगा, 6 गुना 60 360, तो 360 सेकंड समय ले लिया। सर ये 0 से 0 कटा, ये 9 से 10 बार कटा, या फिर ये डायरेक्ट काटो ना, 18 से 5 बार और 18 से 2 बार, तो चाल मेरे पास कितना आया, 5/2 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का गुना करते हैं, बोलोगे जी सर। 5 से 5 कटा, 2 से यह कितनी बार कटा, 9 बार, तो अब ये जो 9 चाल आया ये किलोमीटर पर आवर में आया। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 9 किलोमीटर पर आवर। चलो भाई अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 23 को। क्या कह रहा है, श्रेया 5 मील की चाल से, 5 मील पर आवर की चाल से एक पहाड़ी पे चढ़ती है और 7 मील पर आवर की चाल से नीचे उतरती है। दोनों तरफ की यात्रा में टोटल टाइम 3 घंटे का लगता है। ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, टोटल 3 घंटे का टाइम लगा। तो पहाड़ की चोटी और तलहटी मतलब टोटल दूरी कितनी है ये बतानी है। तो देखो सीधा सा क्वेश्चन है, आपसे कहा कि चढ़ते समय चाल था 5 मील पर आवर, उतरते समय चाल था सर 7 मील पर आवर, बोलो हाँ या ना। तो मैंने कहा कि इनका लेसे लेते ही दूरी आ जाएगा। ये चीज तो यूट्यूब पे भी आपको पढ़ा रखा है कि भैया जो चाल है ना उसका लेसे लेते ही दूरी आएगा, क्योंकि दूरी यहाँ क्या है, फिक्स है। चढ़ते समय भी वही दूरी, उतरते समय भी वही दूरी, तो दूरी मेरा क्या है, फिक्स है। तो सर 5 और 7 का लेसे कितना आएगा, 35 आएगा। तो मैंने कहा दूरी कितना है, 35। तो टाइम कितना लगेगा, ये चाल है, तो टाइम निकालने के लिए दूरी में चाल का भाग लगाओगे, 5 से इसको काटोगे सर टाइम यहाँ 7 का, और 7 से इसको काटोगे टाइम यहाँ 5 का। और क्वेश्चन में कह रहा है दोनों तरफ मिलाकर 3 घंटे लगते हैं, तो यहाँ दोनों मिलाओगे तो कितने लगेंगे, 12। और इसी 12 का मान 3 घंटे दिया हुआ है, तो एक का मान क्या होगा, 3/12 घंटे। इसको ज्यादा काटा पीटी कर लोगे तो सर 1/4 घंटे, बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा सर एक का मान 1/4 आवर है। हमसे बोला दूरी निकालो, तो दूरी मेरे पास कितना है, 35। रेशियो का मान कितना है, 1/4, 4 से कटना है तो काट दो, 4 8 32, 3 दशमलव लगाते 0, 4 7 28 और 4 5 20, किसमें, मील में। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। मैंने दोनों समय को जोड़ा, 7 और 5 12, जोड़ा ही क्यों, क्योंकि आने और जाने दोनों को मिलाकर 3 घंटा, इसीलिए जोड़ा। अगर समय का अंतर होता तो यहां भी अंतर लेके बराबर करते। एक का मान निकाल लिया, रेशियो का मान पता चला, दूरी पूछा, दूरी से गुना कर दिया। ठीक है, अगले को देखो 24 को। अब ये आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप एक टॉपिक है, उससे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ये जो डेटा दिया है ना इसका आपको बहुलक निकालना है। क्या निकालना है सर, बहुलक निकालना है। और कभी भी इस तरीके का ग्राफ हो जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो तो बहुलक फॉर्मूले से निकलता है। और फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पहले मॉक टेस्ट के अंदर भी आपको बता रखा था। फॉर्मूला क्या होता है मोड का,
जिसको हिंदी में आप क्या कहते हो सर, बहुलक कहते हो सर। L प्लस गुना में F1 माइनस F0 बटा 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनके साथ गुना किसका होता है, H का। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए ग्राफ को देखना होता है। ग्राफ में आप क्या देखोगे, तो सबसे पहले देखोगे कि सर किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, किसकी बारंबारता, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी ये दिया है, तो इसमें सबसे अधिक मान कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा है 36। इसको आप घेर लो, इस वाले बॉक्स को क्या करो, चिन्हित कर लो, कर लिया। अब उसके बाद इसी में हर एक वैल्यू मिल जाएगा, इसी में क्या कर मिलेगा आपको, हर एक वैल्यू मिलेगा। अब मैं बोलूंगा कि सर ये मेरा क्या होगा F1, इससे जस्ट पहले का जो मान होगा ये क्या होगा F0 और इससे जस्ट बाद का मान होगा ये क्या होगा F2। निकालने का तरीका सीखे कि जो सबसे बड़ा वैल्यू दिखेगा वो मेरा F1 और उसको घेरा कर लो, इससे जस्ट पहले F0, इससे जस्ट बाद F2, ठीक है। अब इसमें जो वर्ग अंतराल दिया है ना, उसमें जो छोटा मान है 50 से 60 का वर्ग अंतराल है, तो छोटा मान क्या है 50, तो L का मान कितना हो गया 50। और इन दोनों का जो अंतर है 60 और 50 का अंतर कितना 10, वो H हो गया। बस फॉर्मूले में पुट करो, L का मान कितना 50 प्लस F1 कितना है सर 36 है, F0 कितना है सर 15 है, 36 का 2 गुना करूंगा 72 माइनस 15 और F2 कितना है सर 17 है और गुना किसका सर 10 का, क्योंकि H का मान 10 है। अब इनको सॉल्व करना है सर, यह 50 है प्लस है। अब देखो 36 में से 15 घटा दो, यह तो 21 हो जाएगा। अब 72 है और यहाँ माइनस 15 माइनस 17, तो माइनस 15 माइनस 17 माइनस 32, 72 में से घटा दोगे 40 आएगा और गुना किसका चल रहा है सर 10 का। 0 से 0 कटेगा, 4 से अगर मैं इसको काट दूं तो मैंने कहा 4 पंचे 20 और फिर कितना 1 और 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो मैंने कहा 50 में 5.25 जोड़ेंगे तो 55.25 क्या होगा, इसका बहुलक होगा, जो कि कहाँ दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में। 55.25 क्या है, इसका बहुलक है, ठीक है। तो फॉर्मूला पता है, आसानी से कर लो। अब ये सबसे आसान क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, दो व्यंजक है, दो एक्सप्रेशन है P और Q, इसका HCF 1 है। आपको पता है किसका HCF 1 होता है, या तो दो अभाज्य संख्या हो उसका HCF 1 होता है, या फिर आपने सुना होगा सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। कोई भी दो संख्या का अगर HCF 1 है मतलब वो सह अभाज्य संख्या है। तो इस चीज को ध्यान देना कि HCF, किसी भी दो डेटा का HCF 1 है मतलब क्या है, या तो दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, या फिर किसी भी कोई भी दो नंबर है जिसका HCF अगर 1 हो मतलब वह दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आपने कहा कि सर P और Q का HCF अगर 1 है तो इनका LCM क्या होगा सर, या तो यह अभाज्य होगा या ये सहअभाज्य होगा। दोनों ही केस में अगर ऐसे नंबर का एलसीएम निकालना है तो उस नंबर को गुना कर देते हैं। गुना कर दो सर, गुना करते ही क्या आएगा PQ, PQ इसका क्या होगा सही उत्तर। जैसे मान लो ये अभाज्य होता 3 और 5, इसका HCF 1 होगा, आपको पता है, तो सर इसका एलसीएम क्या करते, इनका गुना कर देते हैं। मान लो ये 2 होता और 3 होता, या 2 होता और 7 होता, 2 की जगह मैं 4 ले लेता हूं, 4 होता और ये 5 होता, तो 4 और 5 का भी HCF 1 होगा। लेकिन ये दोनों अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य है लेकिन ये सम है, लेकिन HCF तो इनका 1 है तो इसको सह अभाज्य कहते हैं, ठीक है। तो ये दो ही केस पॉसिबल है, या तो दोनों अभाज्य होंगे या फिर क्या होगा, सह अभाज्य होगा। और अगर उनका HCF 1 है तो LCM के लिए सिंपल गुना कर दो, तो गुना कर दिया, आंसर P गुना Q। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे मॉक नंबर 2 में। जिन्होंने अभी तक भी मॉक नहीं दिया है, रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, फ्री सेक्शन वाले फ्री मटेरियल वाले में सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो का फोल्डर मिलेगा, वहाँ से आप मॉक दे सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।